आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो व्यक्ति दिख रहा है वो न तो इतिहासकार है न ही ज्योतिषी, वो हैं एक वैज्ञानिक, वो भी जीन वैज्ञानिक। डीएनए का परीक्षण करते हैं। इस लैब में आप कुछ विद्यार्थियों को देख रहे हैं। दरअसल ये विद्यार्थी नई पीढ़ी के वो वैज्ञानिक हैं जो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मार्गदर्शन में नया इतिहास लिखने की कोशिश में हैं। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने ऐसी ही लेबोरेटरी में तमाम परीक्षण करके देश के कई ऐसे राज उजागर किए हैं जिनकी उत्तर की प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से थी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों को बदलने वाली है। जी हाँ, इसी प्रयोगशाला में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिनके आधार पर अंग्रेजों की क्रूरता सत्य साबित हुई है। अंग्रेजों ने इस देश में बहुत सारे जघन्य कृत्य किए। जलियांवाला बाग कांड के बारे में कौन सा ऐसा भारतीय है जो नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे भारतीय अब भी नहीं जानते कि जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ा जघन्य कार्य अंग्रेजों ने अब से 169 साल पहले किया था। तब उन्होंने अपनी सेना से बगावत करने वाले 282, जी हाँ 282 सैनिकों का नरसंहार किया था। और ये सभी सैनिक गंगा घाटी के रहने वाले थे, अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। 169 साल बाद यह राज सिर्फ इसलिए फाश हो सका कि डीएनए वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने अपनी दिन रात की लगन से यह सिद्ध कर दिया। यही नहीं, इन्होंने दुनिया के कई ऐसे रहस्यों को भी सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनकी प्रतीक्षा संसार के लोग लंबे समय से कर रहे थे। अंग्रेजों ने यूपी और बिहार के जिन 282 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, वो यूपी और बिहार में कहाँ के रहने वाले थे, इसका भी पता ज्ञानेश्वर चौबे और उनकी टीम ने लगा लिया। निश्चित रूप से यह इतिहास का वह काला पक्ष है जो न तो किसी इतिहास की किताब में दर्ज है और न ही कोई इतिहासकार इसके बारे में बात करता है। लेकिन जब एक वैज्ञानिक इन तथ्यों के आधार पर इतिहास को उलट कर रख देता है तो निश्चित रूप से एक नया सवेरा आता है। वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने यह कारनामा कैसे किया था, इस बारे में हमने उनसे विस्तृत बातचीत की। आइए इस एपिसोड में हम आपको एक झलक दिखाते हैं कैसे उनका तंत्र काम करता है, कैसे उनके उपकरण काम करते हैं और ये उपकरण किस तरह अब तक बताए जा रहे, पढ़ाए जा रहे और समझाए जा रहे इतिहास को बदल देंगे। यह उपकरण कोई साधारण उपकरण नहीं, बल्कि दुनिया में लंबे समय से चले आ रहे भ्रमों के निवारण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आइए हम चलते हैं बातचीत की ओर और समझते हैं कि कैसे उन्होंने इस खोज को अंजाम तक पहुंचाया है। बनारसी किस्से चैनल पर प्रस्तुत हैं उनके साथ हुई बातचीत के संपादित अंश। एस्टोनिया में आपने रहते हुए भारत को बहुत करीब से समझा और वो भी रामायण काल के संदर्भ में समझा। जी। फिर आपके मन में एक सवाल आता था वहाँ पर रहते हुए कि क्या मैं भारत लौटूंगा? बिल्कुल। या कब लौटूंगा? आपने भारत के कई ऐसे बिंदुओं पर काम किया जिसकी उत्तर की प्रतीक्षा कई हजार वर्षों से थी। जी। तो भारत आने की स्थितियां बनी कैसे, पहले तो आप ये बताइए। जी,
यहाँ से जाने के बाद मैं हमेशा लालजी सिंह और थंगराज सर से जुड़ा रहा। कई सारे प्रोजेक्ट्स भी हम लोग साथ साथ किए। फिर कैम्ब्रिज में भी हम लोगों की मुलाकात हुई, क्योंकि मैं जो है उसके बाद फिर कैम्ब्रिज चला गया। वहाँ मेरे सुपरवाइज़र चले गए थे, तो फिर कैम्ब्रिज में जाकर के मैं काम करने लगा। वहाँ कंप्यूटेशनल काफ़ी कुछ सीखा, कंप्यूटर से संबंधित। तो उस वजह से जो आगे चल कर के जीनोम एनालिसिस हुआ वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। तो उसके बाद मैंने एक बार एक्सप्रेस किया, क्योंकि हुआ क्या कि पिताजी की तबीयत ख़राब रहने लगी और अकेला मैं घर का लड़का था। कभी माताजी पिताजी ने ये नहीं कहा कि जो है वो आप भारत वापस आ जाओ, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था। तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो मैं आया और यहाँ से मैं ले गया उन लोगों को एस्टोनिया में। बहुत अच्छा लगा, 3 महीने वो लोग थे वहाँ। उन लोगों को मतलब जन्नत लगी एस्टोनिया। और लौटते समय तब तक पिताजी ने कुछ नहीं कहा था। लौटते समय जब मैं जो है उनको यहाँ छोड़ने आया तो उन्होंने कहा कि देख ला, अगर कुछ आवे का मौका मिले तो। वो मुझे, क्योंकि पिताजी कभी बोले ही नहीं थे कि लौटना है, कहाँ से अब हमान की ज़रूरत था। तो हम थोड़ा इमोशनल हो गए। हमने फिर लालजी सर से बात किया, कहा कि सर चपरासियों को नौकरी दिलवा देंगे तो काम हो जाएगा, हम चले जाएंगे। उस समय सर यहाँ के वाइस चांसलर थे BHU के। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म हमने भर दिया। इंटरव्यू का डेट आ गया, बुलावा आ गया। सर ने कहा मत जाना इंटरव्यू देने, असिस्टेंट प्रोफेसर पे तो कदापि मत यहाँ आना, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नहीं मैनेज कर पाओगे। तुम प्रोफेसर पे अगर आए, उस लायक बन जाना, तब भरना फॉर्म। क्या बात। बड़ा ख़राब लगा हमको, मतलब उससे भी ज़्यादा ख़राब लगा कि मुझे मीडिया के सामने नहीं बुलाया गया था। तो देखिए 2 चीज़ें मैंने नोटिस की। एक समय बचपन में आपके पिताजी कहते हैं कि जाओ खुद अपनी परीक्षा दे के आओ, वो भी कहीं ना कहीं से आपको मजबूत करने का एक। फिर आपके गुरु ये कहते हैं कि जब उस योग्य बन जाना तो ना, वो चाहते तो कर सकते थे, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल था, वो BHU के VC थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जी। वो चाहते थे कि उनका जो शिष्य है वो और मजबूत हो के आए, शायद यही थी बात। फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं यहाँ का जो है इंटरव्यू नहीं दिया। फिर 2 साल और गुजरे, फिर सर का जो है वो ख़त्म हो गया टेन्योर। फिर मेरी बात हुई, मैंने फ़ोन किया तो कहे कि हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, बाबा विश्वनाथ पे भरोसा रखो। फिर क्या हुआ कि एक दिन थंगराज सर ने ईमेल किया कि ज्ञानेश्वर CCMB में, क्योंकि अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, तो कोई टेक ओवर करने के लिए चाहिए तो तुम अप्लाई कर दो। मैंने जो है CCMB हैदराबाद में एप्लीकेशन डाल दिया और ये एक तरीके से मेरा प्रोसेस शुरू हो गया था भारत रिटर्न होने का। क्या बात है। वहाँ ये प्रक्रिया चली रही थी, तब तक BHU का जो है वो पोजीशन निकलता है। पहले मैं सोचता हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी में उस लेवल का रिसर्च नहीं होगा तो जाने देता हूँ, इसको नहीं भरता हूँ। लेकिन फिर थोड़ा लालच होती है कि घर के पास रहूँगा। पिताजी की तबीयत धीरे धीरे गिरती जा रही थी, न्यूरोलॉजिकल समस्या थी उनको, तो उनको बस मैनेज करना था, क्योंकि धीरे धीरे उनकी वो धीरे धीरे बेड पे जा रहे थे। तो अब मेरे पास दुविधा थी, उधर गुरु कह रहा है कि हैदराबाद आओ, और इधर घर कह रहा है, घर की स्थितियाँ कह रही है कि घर के पास आओ। फिर मैंने कहा अच्छा भर देते फॉर्म, कौन सा हमारा जो है हो ही जाएगा, BHU में तो वैसे भी जो है बड़ा मुश्किल है होना। भरा, इंटरव्यू हुआ और हो भी गया। क्या बात है। तो हो क्या गया, मतलब वेटिंग लिस्ट 1 में था मैं, फिर भी हो गया। तो किसी ने नहीं लिया, जो है छोड़ दिया, इस वजह से मेरा हो गया। तो अब मेरे पास दुविधा थी कि गुरु को बताना है कि भाई BHU अब मुझे जाना है, BHU में हो गया है। तो बड़ा मैं सोचा, फिर दिमाग में आया कि अच्छा, मैं फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि सर अब आपकी लैब BHU तक एक्सटेंड हो गई है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब क्या? मैंने कहा सर अब मैं BHU में आ गया हूँ और मेरा BHU में सिलेक्शन हो गया। बड़े खुश हुए, कहा ठीक है बहुत अच्छा, मेरी लैब अब देखो BHU तक भी बढ़ जाएगी, अब और बेहतर काम होगा। क्या बात है। तो उन्होंने भी कहीं से कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं शो किया। और जब सही में उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरे समझ में आया कि भाई घर की जो स्थितियां हैं, जो पिताजी की स्थिति है, वो बहुत ज़रूरत है मेरी यहाँ। फिर मैं चौबेपुर से रोज़ BHU अप डाउन करता था, घर से निकलता था पैदल, चौबेपुर आता था, बाज़ार बस पकड़ता था,
वहाँ से जो है वो चौका घाट आता था, पीछे पीछे बस आती थी। फिर वहाँ से ऑटो पकड़ता था कैंट तक, कैंट से फिर लंका आता था। ये फिर लंका से पैदल, ये रूटीन, ये रोज़ का काम था। फिर तब तक डॉक्टर पवन दुबे जो डेंटिस्ट हैं वो पांडेपुर से आने लगे, तो मैं पांडेपुर तक पहुँचता था, फिर उनके बाइक से इधर आता था। काफ़ी दिन मैं ऐसे ही आया। उसके बाद फिर अपना गाड़ी ख़रीद लिया, फिर उसके थ्रू आने लगा। तो 2 साल मैं चौबेपुर में था। फिर मेरा बच्चा और श्रीमती जी आ गए, तो इस वजह से, क्योंकि इसकी पढ़ाई जो है वो शहर में थी, सुबह 6 बजे जाना पड़ता था, तो 5 बजे चौबेपुर से आना थोड़ा मुश्किल हो गया। तब हम लोग शहर में रहने लगे। फिर पिताजी की तबीयत धीरे धीरे, तो मैं ज़्यादातर टाइम गांव पे ही रहता था, और धीरे धीरे तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मैनेज कर रहे थे हम लोग का। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर भी मुझे लेना था, तो अभिषेक पाठक चूँकि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पिताजी को देख रहे थे, तो हम लोग जानबूझ के उनके बगल में ही घर लिए कि वो ऐसी जगह रहे कि ताकि ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम वहाँ शिफ्ट करते, तब तक फिर पिताजी का देहावसान हो गया। तो ये एक जर्नी थी जो जब मैं आया वापस, फिर वापस आने के बाद चूँकि सब कुछ नया था, और BHU में जनरली होता क्या है कि आपके गुरुजी काम कर रहे हो, फिर आप आते हैं तो लैब को आप टेक ओवर कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास न कोई जगह थी, न कोई जो है वो बैठने की भी कोई जगह नहीं थी। वही जिस लैब में जा कर के मैं जहाँ बैठ कर के ट्रेनिंग करता था, उसी कुर्सी पे जाके मैं बैठता था। 2 साल ऐसे ही चला, वहाँ छोटा मोटा काम करता था। फिर मेन फोकस टीचिंग का था, तो क्लासेस लेता था। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चलने लगा। उसी बीच में जो है थोड़े बहुत पेपर्स भी, रिसर्च भी कर रहा था हिमालय वाले लोगों के ऊपर। उसी समय हिमालय पे काम किया, अजनाला पे। जी हम उधर भी चलना चाहेंगे। तो अब 2 साल बाद फिर जगह मिली, धीरे धीरे फिर हम लोगों ने लैब इस्टेब्लिश किया। तब तक तो ये अजनाला का काम जो है वो शुरू हो गया था। तो जब अजनाला का काम आया, तो मुझे लगा कि अजनाला के पहले एक और काम था जो मैं वहीं से किया था, वो था क्वीन केटेवन का, जो कि रानी को जो है ईरान में मार दिया गया। फिर उनकी हड्डियां मिली जो है गोवा में, फिर उसका DNA टेस्ट हम लोग किए, और वो उसको कनेक्ट किया। और फिर फाइनली भारत के जो है जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने वहाँ के उप प्रधानमंत्री को उनके हड्डी का अवशेष दिया, और फिर भारत और जॉर्जिया के बीच एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टाई बनी इस वजह से। क्या बात है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अपने मन की बात में बोला था, वैज्ञानिकों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया था ये काम करने के लिए। तो अब जो दूसरा काम ये था कि एक दिन थंगरा सर का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि 282 सोल्जर्स को मार करके कुएं में फेंक दिया गया। तो मेरे दिमाग में तुरंत जलियांवाला बाग वाली घटना याद आती है कि ये तो जलियांवाला बाग में ऐसे, क्योंकि कुछ लोग कुएं में कूद गए थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतिहास का चैप्टर ही नहीं है, इतिहास में कोई इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। ये एक व्यक्ति का काम है, सुरिंदर कोचर जी का। आप भी मिले थे सुरिंदर कोचर साहब से, जो अभी आए हुए थे। उस एक व्यक्ति के वजह से वो पूरी की पूरी हड्डियां कुएं से बाहर निकली। लेकिन भारत में जैसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो जाती है, कुछ कहे कि वो तो हड्डियों से कैसे पता लगा कि वो अंग्रेज नहीं थे, कुछ ने कहा वो अंग्रेज़ थे, इसी वजह से मार के भारत वालों ने डाल दिया उनको कुएं में, इसीलिए कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो ऐसे करके बहुत कॉन्स्पिरेसी थियरी की 1947 के वो लोग हैं। तो उसको हम लोगों ने एक चैलेंज बना लिया कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग करेंगे। तब मेरे समझ में आया कि नहीं, ये जलियांवाला बाग के अलावा एक और भयानक नृशंसता है अंग्रेज़ों की जो उन्होंने किया हुआ है, और उसको छुपाने के लिए उन लोगों ने उसके ऊपर गुरुद्वारा बना दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी। फिर अच्छा, उसके ऊपर जब उन्होंने पूरे कुएं को पैक किया, तो उसके ऊपर चूना और कोयला डाल दिया था। इस वजह से DNA निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो डॉक्टर तंगराज के लैब में डॉक्टर नीरज राय उस समय काम कर रहे थे, जो अभी बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट में हैं। मिलकर के हम लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया, उसके DNA को एनालाइज़ किया। तब ये पता लगाया कि वो लोग पूर्वीय थे, मतलब गंगा घाटी के लोग थे, जो कि 26 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में थे, जिनको कि मार करके रिवोल्ट किए वो लोग जो है वो मियाँ मीर कैंटोनमेंट जो लाहौर में था, वहाँ से भागते हुए आए हैं। अजनाला में किसी ने इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्म कर दिया है। फिर अजनाला से सैनिक गए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए, 282 लोग पकड़े गए। अगले दिन उनके सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी गई हैं, पत्थर की गोलियां, और फिर 10-10 के ग्रुप में उनको कुएं में डाल दिया गया है। कुछ लोग जिंदा ही थे, क्योंकि कुछ लोग निकलने का कोशिश कर रहे थे जब कुएं की खुदाई हुई। तो इस तरीके का उनका जो है पूरा पैटर्न था। अच्छा। जी।
तो ये बड़ा क्लियर हो गया था कि भाई अजनाला वाले लोग जो हैं वो यूपी बिहार यहीं के इसी एरिया के सोल्जर्स थे जिनको कि मारा गया। अब उनके परिजनों की पहचान करना था, क्योंकि 169 साल से आज तक उनका अंतिम क्रियाकर्म नहीं हुआ है और अंतिम क्रियाकर्म के लिए परिजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इस पूरे एरिया में कम से कम जो है 15 से 20 करोड़ लोग होंगे, सबका डीएनए टेस्ट करके वो चेक करना इम्पॉसिबल है। फिर हम लोगों ने संजीव सान्याल जो कि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने चिट्ठी लिखी जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी को, लेकिन ब्रिटिश एम्बेसी ने कहा कि हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है इनकी। जबकि होता क्या है कि जितने लोग थे उन सबके जो नेम प्लेट थे वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। तो वहाँ से हम लोग निराश हो गए, वहाँ हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अब हम लोगों को लगा कि अब इस चैप्टर का ये अधूरा ही चैप्टर बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक कनाडा से एक फ़ोन आता है समीर पांडे जी का। उन्होंने एविडेंस दिया कि उनके जो 6वीं पीढ़ी के दादाजी थे वो एकाएक गायब हो गए। 26 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में थे, उनका नाम प्रकाश पांडे था और ये पता लगा हम लोग कि प्रकाश पांडे के ही नेतृत्व में वो रिवोल्ट हुआ था। अच्छा। तो हाँ, तो अब उनका सैंपल लिया गया, उनके सैंपल के साथ एक सैंपल मैच भी कर गया उन्हीं 50 सैंपल में से। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। उन्होंने फिर अगली कहानी जो बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि होता क्या था कि जब अंग्रेज़ किसी को भी आतंकवादी बता के मार देते थे या कहीं जेल में बंद कर देते थे तो उसके परिवार वालों को बहुत परेशान किया जाता था। और जब इन लोगों के परिवार वालों को परेशान किया जाने लगा तो ये सारे लोग दक्षिण भारत चले गए। अब दक्षिण भारत में कहाँ? तो कुछ लोगों ने कहा चेन्नई के पास गए। चेन्नई के डीसी को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही हम लोग चिट्ठी लिख रहे थे लगातार सबको, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक दिन द हिंदू के एक रिपोर्टर आते हैं, उन्होंने इस स्टोरी को ये करते हैं कि ब्लड ट्रेल्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं ज्ञानेश्वर चौबे फाइंड आउट करने के लिए। अगले ही दिन मुझे फ़ोन आने शुरू होते हैं। क्या होता है कि चेन्नई के बगल में एक संथूर छोटा सा कस्बा है, वहाँ ये सारे के सारे लोग जा कर के बस गए। इन लोगों को खुद नहीं पता है कि ये लोग, जिन लोगों को ये पता है कि ये नॉर्थ से आए, लेकिन ये नहीं पता है कि क्यों, किस लिए आए। वो इसलिए कि उस समय अगले वाली पीढ़ी को ये लोग नहीं बताते थे कि भाई उनके परिवार वाले थे जो आतंकवादी थे जिन्होंने अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ रिवोल्ट किया। इस वजह से वो ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उन्हीं के ग्रुप के कुछ लोग यहाँ आए BHU में, वो सैंपल दिए, अभी उस पर काम चल रहा है। फिर हम लोग जाएंगे, उनके सैंपल लेके आएंगे। अभी अजनाला से कुछ और सैंपल लेकर के आने हैं। तो ये कहानी जो है अपने आप आगे बढ़ रही है, चलती चलेगी। हम लोग ना चाह रहे हैं तब भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ेगी। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हम लोगों की बातचीत में वो छूट रहा है वो ये कोरोना काल। जी, कोरोना काल भी एक तरह से बहुत चैलेंजिंग रहा है और उसको लेके भी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। जी, हम इस बातचीत के जो आज का हमारा सिलसिला है इसको हम इस सवाल के साथ विराम तक ले चलेंगे। वो क्या पूरा प्रकरण रहा? जी, देखिए, जब कोरोना आया तो एक तरीके से सारे लैब बंद हो गए। तो अब हम लोगों को आगे क्या काम करना है या कुछ नए डेटा जनरेट करने, वो लगभग उस पर विराम लगा हुआ था। फिर हम लोगों ने कोरोना के बारे में पढ़ना शुरू किया तो ये समझ में आया कि भाई ये वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है, कैसे म्यूटेशन हो रहा है, कैसे लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है। तो हम लोग कुछ पैटर्न खोजना शुरू किए और उसमें बनारस के लोगों ने हम लोगों को बड़ा मदद किया और पत्रकार भाइयों ने बहुत मदद किया कि जहाँ से केसेस आते थे, मतलब आज केसेस रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे ही वो फाइनल टेबल बनता था वो टेबल मेरे पास पहुंचता था, हम लोग उसको एनालाइज करते थे। और ये स्थिति आ गई कि हम लोग ये भी बताने के जो है काबिल हो गए कि बनारस में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस दिन ये पीक पे पहुंच रहा है और किस दिन ये गिरना शुरू हुआ और कब ये ख़त्म होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था हम लोगों के लिए, एक अलग एरिया से काम करते हुए। लेकिन हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि जीन जो आदमी का है वो हमारी डिजीज़ ससेप्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस वजह से कुछ लोगों को कोरोना हो करके इन्फेक्शन हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग बहुत सीवियरली सिक हुए। तो हम लोगों ने बहुत सारे जीन्स का इसके बारे में पता लगाया कि किस जीन के होने की वजह से क्या हो रहा है। और इसी के साथ हम लोगों ने एक और काम किया कि जो 45 साल में कुछ लोगों को हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है, वो भी एक जीन है और उसको हम लोग 2 रुपये टेस्ट पे ले आए कि वो 2 रुपये में, ऐसा कोई आज तक जेनेटिक टेस्ट ही नहीं है जो इतना सस्ता हो। किसी भी व्यक्ति का
वो आकर के लैब में सैंपल देता है और हम जो है उसका डीएनए निकाल करके और उसको जेल में रन करते हैं। वही पता लग जाता है कि उसके अंदर 25 बेस पेयर का एक डिलीशन होता है MYBPC3 जीन में, और वो मात्र 2 रुपए का खर्च है उस टेस्ट को करने में। क्या बात है, ये कोरोना काल की खोज थी। जी, 2 रुपए का टेस्ट। जी जी जी। तो ये थी हमारी एक बातचीत की ऐसी कोशिश जिसमें हम कई अलग अलग पहलुओं पर घूमते हुए भी केंद्रित रहे विज्ञान पर।